नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर राहुल के बड़े दावे की, मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र की, उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत की, छत्तीसगढ़ में बुरे फंसे अमित शाह की। इसके साथ ही जानेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात एनडीए गठबंधन पर तेजस्वी के बयान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला। राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर अंतरिम रोक हटाने के फैसले को किया रद्द। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, आबकारी नीति मामले में हैं आरोपी। वहीदा रहमान को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पुरस्कार लेते समय भावुक हुई वहीदा रहमान। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 261 अंकों की बढ़त के साथ 66,428 पर हुआ बंद। निफ्टी 79 अंकों की बढ़त के साथ 19,811 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के मिजोरम दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने अपने दावे को और पुख्ता करते हुए कहा, वो जिधर भी जाते हैं उन्हें बीजेपी के खिलाफ भारी जन आक्रोश नजर आता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान है। मतदान से पहले मिजोरम में हर दल मतदाता तक पहुंच बनाने की कोशिश में जुटा है। राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल में थे। यहां उन्होंने बीजेपी और संघ पर सीधा हमला बोला। इसके साथ ही राहुल ने विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का दावा किया। राहुल ने कहा, अगर आप उन राज्यों पर नजर डालें जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, तो हम हर राज्य में जीत हासिल करेंगे। मैं जब मध्य प्रदेश जाता हूं तो मुझे भाजपा के खिलाफ भारी जन आक्रोश दिखता है। जब मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं तो वहां हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के लिए भारी समर्थन देखता हूं। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है। इसलिए जिन लोगों को पद से हटना है वो भाजपा है, हम नहीं। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमारे देश के लिए बीजेपी आरएसएस का नजरिया हमसे अलग है। आरएसएस का मानना है कि भारत को एक विचारधारा संगठन द्वारा शासित किया जाना चाहिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आरएसएस, बीजेपी आपकी आस्था की बुनियाद को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डिजिटलाइजेशन में विश्वास करती है, जबकि बीजेपी मानती है कि सभी फैसले दिल्ली में लिए जाने चाहिए। इंडिया गठबंधन भारत के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया गठबंधन अपने मूल्यों, संवैधानिक ढांचे, स्वतंत्रता को संरक्षित कर भारत की अवधारणा की रक्षा करेगा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य बीजेपी और आरएसएस के हमलों का सामना कर रहे हैं, जिससे आपकी धार्मिक मान्यताओं की नींव को खतरा हो रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों से मिजोरम से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। वहीं राहुल ने जिस तरह से अपनी जीत का दावा किया, उससे भी मोदी के होश उड़ चुके हैं। राहुल गांधी के दावे से बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी परेशान है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी करते हुए राज्य के युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश की है। तो कैसे कांग्रेस ने एक तीर से साधे कई निशाने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े 4 लाख सरकारी पदों को 6 महीने में भरने का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं के लिए ही स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात भी वचन पत्र में जोड़ी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बताया कि इस वचन पत्र के जरिए प्रदेश भर में करीब 9,000 सुझाव सामने आए थे, जिनको ध्यान में रखकर ही पूरा वचन पत्र तैयार किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी सरकार और सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा, हम काम करने की नौटंकी करने वालों जैसे नहीं हैं। जो वचन कर रहे हैं उसे पूरा जरूर किया जाएगा। कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करते हुए कहा,
कि आने वाले दिन किसानों के लिए सबसे अच्छे दिन साबित होंगे, क्योंकि हम प्रदेश के किसानों का धान 2500 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, तो वहीं ज्वार 2600 रुपए और गेहूं 3000 रुपए क्विंटल खरीदने का लक्ष्य है। आपको बता दें, कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करते हुए कहा, प्रदेश में युवाओं के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। हमारी आने वाली सरकार में हम युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं को 1500 रुपए से 3000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार बनते ही प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि छात्रों, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी। कांग्रेस के इस दांव से बीजेपी दबाव में है, वहीं महाराष्ट्र में शिंदे सरकार भी दबाव में है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे की अयोग्यता के मामले को विधानसभा अध्यक्ष लगातार खींचते जा रहे हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला लेने का दबाव बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही साफ कर चुका है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर को ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन इसमें हो रही देरी पर कोर्ट नाराज दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई विधानसभा स्पीकर को समझाए कि वो हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्रवाई महज दिखावा नहीं हो सकती। और अब तो ये साफ कर दिया है कि विधानसभा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता के मामले में समय सीमा तय करे, यानी कब तक इस पर फैसला देंगे ये बताएं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि टाइम शेड्यूल से हम संतुष्ट नहीं हैं। सोलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया है कि वो दशहरे की छुट्टियों में व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इससे पहले राहुल नार्वेकर ने 21 सितंबर को कहा था कि मैं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मैं जो भी फैसला लूंगा संवैधानिक होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो 30 अक्टूबर तक ही इंतजार करेंगे और अगर जरूरत हुई तो बड़ा फैसला भी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह को राहत मिलती नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपनी जीत का दावा किया है, वहीं बीजेपी भी वापसी का दम भर रही है। इस बीच अमित शाह बीते दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर बयानबाजी करके अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को जोरदार जवाब देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में अत्यंत भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सांप्रदायिक घटना को लेकर अपनी चुनावी सभा में सीधे कहा, भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू की भेंट चढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू की जान लेने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। कांग्रेस के सख्त तेवरों से अमित शाह की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। इधर बीजेपी की मुश्किलें महुआ मोइत्रा ने बढ़ा रखी हैं। संसद के अंदर और बाहर बीजेपी को अपने सवालों से घेरने वाली महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता पर निशाना साधा है। वहीं इंडिया गठबंधन महुआ के साथ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी के मामले को लेकर लगातार राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष बीजेपी से सवाल करता है, लेकिन बीजेपी इस सवाल के जवाब के बदले विपक्ष नेता पर बयानबाजी करते रहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा का संसद से निलंबन के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद पैसे लेकर संसद में सवाल करती है, जिस पर अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोइत्रा के खिलाफ शिकायत को निचले सदन की आचार समिति के पास भेज दिया है। इस पर मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा, लोकसभा अध्यक्ष दुबे के खिलाफ लंबित आरोपों से निपटा ले, उसके बाद जो भी मेरे खिलाफ कदम उठाएंगे उसका स्वागत है। वहीं मोइत्रा के इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महुआ मोइत्रा पढ़ी लिखी महिला है, वो जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंक में काम किया है।
वो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। उनकी काबिलियत पर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता। ये तो पार्लियामेंट में गुस्सा निकाला जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष भाजपा सदस्य विनोद कुमार सोनकर हैं। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता को परेशानी में डाल दिया है। परेशानी में तो इजराइल भी नजर आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग को रोकने के लिए अब तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और जॉर्डन की यात्रा करने वाले हैं। इस बीच जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इजराइल और हमास जल्द ही जंग को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच पिछले 11 दिन से जंग जारी है। एक तरफ हमास खुली चुनौती दे रहा है तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इन सब के बीच लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वही खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ खास देशों की यात्रा करने वाले हैं, जिनमें इजराइल, जॉर्डन, अम्मान शामिल है। जहां एक तरफ ईरान भी धमकी दे रहा है, वहीं हिजबुल्लाह ने भी फ्रंट खोल दिया है। इजराइल के ऊपर अब दुनिया भर के देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूस ने मध्यस्थता करने की बात की है, वहीं जर्मनी के चांसलर ने भी तुर्की और ईरान से बात की है। इधर इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंकों और चौकियों पर गोलियां चलाई हैं, साथ ही रॉकेट दागे हैं। यह हमला होते ही राजधानी तेल अवीव समेत आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी तोपों का मुंह लेबनान की तरफ मोड़ दिया है। जिन जगहों से रॉकेट दागे गए थे वहां पर गोले बरसाए गए हैं। इस दरमियान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम नेतन्याहू से बातचीत कर मामले को सुलझाने पर जोर दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास और हिजबुल्लाह जंग में हथियार डालेंगे। अब तक फिलिस्तीन में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। फिलिस्तीन में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। आज जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने घोषणा की है कि टोक्यो गाजा में नागरिकों के लिए $10 मिलियन यानी 83 करोड़ की मदद करेगा। टोक्यो ने उम्मीद की है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हालात जल्द से जल्द शांत होंगे, कि इजराइल हमास जंग के सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।